गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। अपने टैक्सोनॉमी जो थी कोऑर्डिनेट की वो अपने पढ़ ली, क्लासिफिकेशन देख लिया अपने फिशेस से लेकर के मैमेलिया तक। अब स्टूडेंट्स जो आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं वो आज से अपने जो है प्रत्येक एनिमल के बारे में अपने पढ़ेंगे। एनिमल्स जो हैं जैसे उनकी बाह्य संरचना यानी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर उनकी एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी के अंदर प्रत्येक ऑर्गन को अपने देखते जाएंगे कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे वो फंक्शन करते हैं। उसके बाद में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके रिप्रोडक्शन से संबंधित अवस्थाएं जो हैं वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका इवोल्यूशन में क्या योगदान है। तो उसी क्रम में आज अपने जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एनिमल अपना हर्डमानिया। हर्डमानिया जिसको कहा जाता है AC स्क्वायर्ड। AC स्क्वायर्ड हिंदी में अगर बोलें तो इसको कहते हैं हर्डमानिया, एक समुद्री पिचकारी। क्यों कहते हैं इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक समुद्री पिचकारी, एक समुद्री पिचकारी। देखिएगा स्टूडेंट्स, हर्डमानिया जिसको अपने पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन शुरू किया था उस समय इसका हमने जिक्र किया था। तो थोड़ा पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, इस पर वाइट बोर्ड पर, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने इसको कहाँ पर पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करें इसका फाइलम। फाइलम इसका कोऑर्डिनेटा। इसका जो ऑर्डर है वो है स्टाइलिडोब्रंकिया। और इसकी जो स्पीशीज है वो है पेलिडा। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने जो पढ़ा है वो जब अपने अपने बात की थी कोऑर्डिनेट के अंदर, स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी कोऑर्डिनेटा के अंदर, तो कोऑर्डिनेटा जो है इसको जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर कोऑर्डिनेटा जैसे शुरू किया उसके बाद में ये एक नाम आया था यूरोकोऑर्डिनेटा। क्लासिफिकेशन के दौरान या टैक्सोनॉमी जब हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट्स की तो उसके अंदर यूरोकोऑर्डिनेट नाम आया था। तो वहाँ पर अपने एग्जाम्पल के तौर पर हर्डमानिया पढ़ा था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसको अपने पूरा डिटेल में आगे देखेंगे। तो अब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, फाइलम हर्डमानिया का कौन सा है? कोऑर्डिनेटा है। सब फाइलम कौन सा है? यूरोकोऑर्डिनेटा है। क्लास एसिडेशिया है। ऑर्डर जो है स्टाइलिडोब्रैंकिया है। जिनस है हर्डमानिया और स्पीशीज कौन सी है इसकी? पेलिडा पढ़ने अपने जा रहे हैं। वैसे इसकी स्पीशीज जो है वो अपने 4 जातियां पाई जाती हैं इंडिया में। पेलिडा है, मोरिटियाना है, सिलोनिका है और इन्यूरिनसेंस। ये 4 स्पीशीज जो है अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी? पेलिडा, मोरिटियाना, उसके अलावा इन्यूरिनसेंस और सिलोनिका। ये चारों स्पीशीज जो है वो अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है। परंतु यहाँ पर अपने जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो कौन सी जाति का कर रहे हैं? पेलिडा का कर रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि मेन जो चीज़ निकल के आती है कि सब फाइलम कौन सा है? यूरोकोऑर्डिनेट। तो यूरोकोऑर्डिनेट में क्यों पढ़ते हैं इसको?
यूरोकोर्डेट में अपने इसको इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो जंतु है इसकी यदि हम अडल्ट स्टेज के अंदर यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमने बात की थी कोर्डेटा के अंदर 3 करैक्टर पाए जाते हैं। पहले थोड़ा सा मैं कोर्डेटा के बारे में बताता हूँ। नोटोकॉर्ड का पाया जाना, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल स्लिट्स, ये मैंने बताया था 3 करैक्टर जो हैं या 3 मुख्य लक्षण जो कोर्डेट के हैं। अगर ये 3 करैक्टर जिसके अंदर पाए जाते हैं वही जंतु क्या कहलाता है, कोर्डेट कहलाता है। ये अपने बात कर चुके हैं। अब देखिएगा नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल स्लिट्स यदि पाए जाएं तो जंतु क्या है, कोर्डेट है। अब यूरोकोर्डेट एक शब्द आ गया तो यूरो का अर्थ होता है पूंछ, कोर्ड का अर्थ होता है रज्जु, रेटा का अर्थ होता है धारण करना। वे जंतु जिनकी पूंछ के अंदर रज्जु पाया जाए उसको हम कहते हैं यूरोकोर्डेट। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसकी जो लार्वा अवस्था होती है टैडपोल लार्वा, लार्वा का क्या नाम है इसके, टैडपोल लार्वा। उस टैडपोल लार्वा की यदि हम बात करें तो टैडपोल लार्वा के अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड दोनों पाई जाती है। केवल और केवल किसके अंदर पाई जाती है, टैडपोल लार्वा की पूंछ में। इसका टैडपोल लार्वा इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ संरचना बना करके, समझ के आकार का होता है अपने, इसको अपने पूरा डिटेल में तो आगे देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से यूँ ये दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती है, नोटोकॉर्ड और दूसरी कौन सी है, नर्वकॉर्ड। तो ये इसकी पूंछ होती है इतनी बड़ी। तो पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इनको किस में रखा गया, यूरोकोर्डेट के अंदर रखा गया है। और टैडपोल लार्वा जो इसका होता है हर्डमानिया का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस की इसके अंदर, मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए जहाँ पर भी लार्वा अवस्था की बात आएगी वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस शब्द यूज होता ही होता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो क्या है, कायांतरण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। कायांतरण का मतलब क्या है, लार्वा अवस्था का वयस्क में चेंज होना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होगा तो मेटामॉर्फोसिस होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव और दूसरा होता है रिट्रोग्रेसिव। पूरा डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे, परंतु थोड़ा मैं आउटलाइन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है उसके अंदर कोर्डेट के तीनों करैक्टर पाए जाते हैं। यानी लार्वा अवस्था कोर्डेट की तरफ पूरा विकसित होता है, परंतु इसकी जो अडल्ट स्टेज है वो उसके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड है ये दोनों ही नहीं पाए जाते, केवल एक ही लक्षण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, गिल स्लिट पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर कौन सा प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है, रिट्रोग्रेसिव प्रकार का होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल स्लिट तीनों पाए जाते हैं, परंतु इसके लार्वा अवस्था की पूंछ में पाए जाने के कारण इनको किसी रखा गया, यूरोकोर्डेटा में रखा गया। क्लास इसकी एसिडेशिया है, ऑर्डर कौन सा इसका, स्टाइलोब्रैंकिया है, जिनस हर्डमानिया, और जाति कौन सी पढ़ रही है अपने, पैलिडा पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी यदि हम बात करें जनरल जो इसका करैक्टर्स है कि ये हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये केवल क्या है कि अधिकतर स्थानबद्ध और जो है समुद्री जंतु है। स्थानबद्ध का मतलब ये होता है कि एक निश्चित स्थान पर जो है चिपके हुए रहते हैं, और समुद्र यानी समुद्री जल के अंदर ये मोस्टली पाया जाता है। ये जो आर्कटिक से अंटार्कटिक जो है वहाँ तक पूरे महासागर के अंदर फैला रहता है, और ये जो है लगभग या तो तटीय स्थानों पर पाया जाता है या जल के अंदर 5 किलोमीटर की जो है गहराई तक क्या है इसके अंदर पाया जाता है। अब इसको समुद्री फुहारा कहा गया है। इसका एक बात और मैं बता देता हूँ कि इसको पहले रैप्डोसिंथिया, जो रैप्डोसिंथिया नाम दिया गया था हर्डमानिया को, पहले जो जिनस है इसका पहले नाम रैप्डोसिंथिया था। तो रैप्डोसिंथिया जो नाम था वो हर्डमैन ने 1891 में दिया था, परंतु 1910 के अंदर हार्टमैन ने इसे जो है हर्डमानिया नाम दे दिया था, जो कि वर्तमान में प्रचलित भी है। तो जो पहले रैप्डोसिंथिया नाम था वो किसने दिया था, हर्डमैन ने दिया था 1891 में, परंतु 1910 में जो हार्टमैन वैज्ञानिक था उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, जीनस को नाम क्या दे दिया था, हर्डमानिया नाम दिया था। अब देखिएगा कि भारत के अंदर ये पाया जाता है मोस्टली, और अपने जो प्रोफेसर थे डॉक्टर SM दास, उन्होंने जो अपने हर्डमानिया है इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके हैबिटेट के बारे में, इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में अपने को समझाया था। कौन से थे, SM दास, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हर्डमानिया के बारे में समझाया था। तो हर्डमैन के अनुसार तो इसका पहले जिनस का नाम था रैप्डोसिंथिया, और बाद में हार्टमैन ने इसका क्या नाम रख दिया था, हर्डमानिया जिनस का नाम। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इसको यूरोकोर्डेट क्यों कहा गया है, और इसका एक नाम हुआ ट्यूनिकेटा,
सब फाइलम का एक नाम हुआ ट्यूनिकेटा, ये नाम भी पहले आया हुआ है, क्यों है ये भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि इन जंतुओं के अंदर, कौन से जंतुओं के अंदर, जो यूरोकोर्डेट जंतु हैं, और खासकर हम हर्डवानिया की बात कर रहे हैं, इसका यूरोकोर्डेट नाम क्यों दिया गया ये मैंने रीज़न बता दिया कि इसकी लार्वा अवस्था की पूंछ के अंदर नोटोकोर्ड पाई जाती है, इसको इसलिए यूरोकोर्डेट कहा गया है। ट्यूनिकेटा भी इसी का दूसरा नाम है, सब फाइलम इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर एक बाह्य चोल क्या पाया जाता है, एक बाह्य चोल या कंचुक जिसको कहा जाता है, या जिसको टेस्ट भी कहा जाता है, एक ही बात है, टेस्ट जो होता है वो पाया जाता है, जो अपने स्ट्रक्चर के अंदर अभी देखेंगे, देखने जाएंगे अपने, तो जो यानी वैसे का अवस्था के अंदर बाह्य चोल का मतलब बाह्य आवरण पाया जाता है, या टेस्ट पाया जाता है, जिसको हम कंचुक भी कहते हैं। तो ये बाह्य चोल या कंचुक या टेस्ट या आवरण, बाह्य जो एक स्ट्रक्चर है उसका नाम है, जो अपने डायग्राम में नहीं है, यूँ कह सकते हैं बाहर का आवरण है उसका नाम है। ये जो बाह्य चोल है ये किसका बना होता है, ट्यूनिशिन का बना होता है। किसका बना होता है, ट्यूनिशिन का बना होता है। और ट्यूनिशिन क्या है एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, प्लस में इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है और प्लस में थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, मिनरल्स। तो ये तीनों बनकर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ट्यूनिशिन का। और ट्यूनिशिन जो है वो वास्तव में क्या है, किस में पाया जाता है, इसके बाह्य कवच के अंदर पाया जाता है, या बाह्य इसके यूँ कह सकते हैं कि बाहर की जो स्किन है या बाहर की जो त्वचा है उसके अंदर पाया जाता है ट्यूनिशिन। और ट्यूनिशिन बना हुआ किसका है, पॉलीसेकेराइड का, प्लस में प्रोटीन थोड़ा बहुत, तो थोड़े बहुत क्या होते हैं, मिनरल से, तीनों मिलाकर के ट्यूनिशिन नामक एक रसायन बनाते हैं। और ये किसके बराबर का होता है, सेल्यूलोज। अपने सुना है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो सेल्यूलोज के जैसा ट्यूनिशिन एक यूँ कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड जो है उसमें साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों मिलकर के ट्यूनिशिन का निर्माण करते हैं। ट्यूनिशिन सेल्यूलोज की तरह एक पॉलीसेकेराइड है, वो इस बाह्य चोल के अंदर पाया जाता है। ये बाह्य चोल इस ट्यूनिशिन का बना होता है, इसलिए ट्यूनिशिन का बना होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखने वाली बात है कि यूरोकोर्डेट नाम क्यों रखा गया और ट्यूनिकेटा नाम क्यों रखा गया, सब फाइलम इसका, जिसमें हर्डमानिया को सम्मिलित किया गया है। यानी हर्डमानिया का सब फाइलम यूरोकोर्डेट भी है और ट्यूनिकेट्स भी है। दोनों के अलग अलग मीन्स निकलते हैं, दोनों के अलग अलग रीजन हैं जो मैंने अभी बताया। और मैं लास्ट बार एक बार रिवाइज और कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये एनिमल नया है, आपने पहले नहीं इसको देखा है, नहीं कभी सुना है। क्योंकि समुद्री जंतु अपने आसपास पाया भी नहीं जाता है। भारत के जो समुद्री तट है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो यूरोकोर्डेट तो इसलिए कहते हैं, यूरो का अर्थ होता है पूंछ, कोर्ड का अर्थ होता है रज्जु, एटा का अर्थ होता है धारण करना। यूरो का अर्थ क्या होता है, पूंछ, कोर्ड का अर्थ क्या होता है, रज्जु, और एटा का अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है, धारण करना। तो इन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि इनकी लार्वा अवस्था में पूंछ में रज्जु पाया जाता है, इसलिए इसको यूरोकोर्डेट कहा गया है। और ट्यूनिकेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी वयस्क अवस्था में या अडल्ट स्टेज के अंदर एक बाहर का आवरण पाया जाता है, जिसको बाह्य चूल या कंचुक या टेस्ट या आवरण कहा जाता है। एक ही बात है, वो किसका बना होता है, ट्यूनिशिन का बना होता है। और ट्यूनिशिन का बना होने के कारण इन जंतुओं को ट्यूनिकेटा शब्द भी यूज किया गया है इनके लिए। और ट्यूनिशिन वास्तव में किसके समकक्ष के केमिकल है, या किसके समकक्ष एक एलिमेंट कह सकते हैं, किसके समकक्ष पौधों के अंदर पाए जाने वाले सेल्यूलोज के समकक्ष है, जो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड है, या पॉलीसेकेराइड का बना होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी ग्लूकोज से अणुओं से बना होता है, और साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अपने बात करते हैं इसकी एक बेसिक बात और, जो आपने नाम लिखा भी है कि समुद्री पिचकारी। अब समुद्री पिचकारी क्यों कहा गया है, अब ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो जंतु है, अब पिचकारी का अर्थ आप समझते हैं, मैं थोड़ा इसका डायग्राम साथ में थोड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए साथ में ये चीज़ कि पिचकारी शब्द क्यों कहा गया है।
तो स्टूडेंट्स ये हर्डमानिया हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी है? हर्डमानिया की। तो हर्डमानिया आप देख सकते हैं कि जो जंतु है इसकी स्ट्रक्चर अपने अगर थोड़ा सा इसको देखें तो देखिएगा इसमें कि ये जो इसकी सरफेस, ये जो एरिया होता है ये इसका एंटीरियर है। ये इसका एरिया कौन सा है? एंटीरियर है। ये इसकी डोर्सल पोजीशन होती है, ये इसकी वेंट्रल पोजीशन है और ये इसका कौन सा? पोस्टीरियर एरिया है। इसका कौन सा एरिया है? पोस्टीरियर एरिया है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जंतु यूँ कह सकते हैं कि अडल्ट स्टेज के अंदर होता है तो इसका रंग वैसे पारदर्शी सा होता है, वाइटिश होता है, क्रीमिश होता है। और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है वैसे इसका कलर जो है वो मटमैला या मिट्टी के कलर का सा हो जाता है। अब स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसको अब हम बात करते हैं कि हर्डमानिया जो है, हर्डमानिया जो वंश है, इसकी हम पेलेडा जाति पढ़ रहे हैं। इसका नाम एक सामान्य भाषा में क्या है? एक समुद्री पिचकारी। अब आपको स्टूडेंट एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि कुछ विशेष जंतुओं के सामने इस तरह से कुछ सामान्य नाम दिए हुए आएंगे उनके, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये शब्द इस जंतु के लिए 1 नंबर में आ जाता है, प्रश्न याद है नंबर में कि ये शब्द इस जंतु के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो क्यों कहा जाता है कि पिचकारी का मतलब आप समझते हैं कि पिचकारी का मतलब एक ऐसी संरचना जो, या एक नलिका का संरचना जो पानी को तेजी से बाहर छोड़ती है, उसको हम पिचकारी कहते हैं। और समुद्री शब्द नाम आगे तो इसका मतलब क्या? समुद्र में रहने वाला जंतु है ये। तो इसके अंदर देखिएगा साइफन का मतलब क्या होता है। पहली बात तो साइफन का मतलब आपको 2 नलिका नुमा संरचना ये दिख रही है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दिख रही है आपको? एक तो ये है और एक ये है, इनको हम साइफन कहते हैं। साइफन का अर्थ होता है एक नलिकानुमा संरचना जो जल को अपने अंदर ले सकती है, जल को अपने बाहर निकाल सकती है, उसको यहाँ पर साइफन कहा गया है। और ये साइफन का इसके जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन साइफन यानी नलिकाओं की सहायता से ये भोजन को लेता है, यानी जल को लेता है। तो जल के अंदर मौजूद भोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, और जल को जब बाहर निकालता है तो उसके अंदर CO2 होती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अंडे या शुक्राणु बाहर निकालता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसकी यदि हम बात करें अब किस पिचकारी क्यों कहा गया है, तो इसके अंदर क्या करता है कि यहाँ से इसके अंदर जल अंदर प्रवेश करता है इस छिद्र से। इस छिद्र को कहा जाता है ब्रेंकियल अपर्चर। तो इस छिद्र से जल अंदर प्रवेश करता है और उस जल के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ होते हैं। और ये जो छिद्र आपको दिख रहा है इसको एट्रियल अपर्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रियल अपर्चर भी कहा जाता है। इस एट्रियल अपर्चर से ये क्या करता है? उस जल को बाहर निकालता है वापस, और उस जल में जब बाहर निकालता है तो उसके अंदर CO2 उत्सर्जी पदार्थ वगैरह मटेरियल पाए जाते हैं। अब पिचकारी शब्द क्यों यूज किया गया ये थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के अंदर यानी इस साइफन के अंदर भी इसके अंदर जल भरा रहता है और इस साइफन के अंदर भी इसमें क्या भरा रहता है? जल। इस साइफन का नाम है ब्रेंकियल साइफन और इसका नाम है एट्रियल साइफन। सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं इनहेलेंट साइफन और सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं एक्सहेलेंट साइफन। अब देखिएगा कि कई बार क्या करता है जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो होता क्या है कि इनके दोनों साइफन के अंदर जल भरा रहता है, तो ये अपनी पेशियों को संकुचा करके यानी पेशियों को सिकुड़ा करके और एकदम तेज़ी से इनको ढीला कर देता है। तो ढीला करने से क्या होता है कि यहाँ दोनों तरफ जो भरा हुआ जल है वो यहीं से वापस निकल जाता है। यहीं से क्या निकल जाता है? वापस से निकल जाता है। यहाँ से भी जल जो भरा है उसको यहीं से वापस निकाल देता है, यहाँ जो भरा जल है उसको यहीं से क्या कर देता है? वापस से निकाल देता है एकदम तेज़ी से। और जब आपको पता है कि जब जल कोई पाइप नुमा संरचना से तेज़ी से निकलता है तो वो एक पिचकारी की तरह चलता है, इसलिए इसको क्या शब्द यूज़ किया गया है? समुद्री पिचकारी शब्द यूज़ किया गया है। तो समुद्री पिचकारी क्यों कहा गया? वापस सुनिएगा कि हर्डमानिया के अंदर 2 साइफन पाए जाते हैं, एक ब्रेंकियल साइफन होता है, एक एट्रियल साइफन होता है। साइफन का अर्थ होता है कि ये नलिका नुमा संरचना आपको दिख रही है ये क्या कहलाती है? साइफन। ये ब्रेंकियल साइफन है, इसका नाम क्या है? एट्रियल साइफन। जब ये खतरे में होता है या जब कोई इसका शिकार करना चाहता है तो उस समय क्या करता है? अपने परभक्षी को डराने के लिए या अपने शिकारी जंतु को डराने के लिए या खुद शिकार होने से बचने के लिए ये क्या करता है? यहाँ जो भरा हुआ जल होता है उसको तेज़ी से इन छिद्रों से, इस ब्रेंकियल अपर्चर से और साइफन इस एट्रियल अपर्चर से तेज़ी से जल को यहीं से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अब जब बाहर निकालेगा तो एकदम वो जल जो बाहर निकलता है वो एक पिचकारी की तरह चलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? समुद्री पिचकारी कहा गया है। और चूँकि समुद्र में ही रहता है और जल को पिचकारी के रूप में बाहर निकालता है इसलिए इसका नाम क्या है? समुद्री पिचकारी। और इससे इसका फायदा क्या मिलेगा? इससे एक तो इसकी सुरक्षा हो जाती है परभक्षी से और शिकार होने से क्या ये बच जाता है, तो इसका ये समुद्री पिचकारी का ये यूज कर लेता है।
अब देखिएगा स्टूडेंट, यदि हम बात करें इसकी संरचना की, अब जनरल जो इसकी संरचना है, तो संरचना की यदि हम देखें तो इसके अंदर जो है सबसे पहले बार अपने को जो ये बनाया, ये टेस्ट या चोल होता है, नाम मैंने लिखा ना टेस्ट, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में चोल, क्या कहा जाता है, टेस्ट या चोल कहा जाता है। तो ये जो बाहर संरचना होती है, जैसे अपने अंदर त्वचा होती है, वैसे इसके अंदर बाहर का आवरण क्या कहलाता है, टेस्ट या चोल कहलाता है। और जो मैंने अभी बताया था किसका बना होता है, ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट भी कहा जाता है। और जो टेस्ट या चोल जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। टेस्ट या चोल क्या काम करता है, एक तो इसकी सुरक्षा करता है, बाहर के आवरण का निर्माण करता है, और साथ में क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिससे ये श्वसन में भी क्या होती है, सहायक होता है, क्योंकि ये बाहर जल के संपर्क में रहता है। और जो वेसल्स होती हैं वो टेस्ट या चोल के अंदर पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जो गैसों का विनिमय है ये जल में रहते हुए उस टेस्ट या चोल की सहायता से आसानी से कर सकता है, इसलिए इसका टेस्ट या चोल श्वसन में भी क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद में देखें ये अब साइफन क्या है, वापस देखिएगा, ये जो संरचना आपको दिख रही है नलिकाकार, इसको कहा जाता है ब्रेंकियल साइफन। क्या कहा जाता है, ब्रेंकियल साइफन या इनहेलेंट साइफन भी कह सकते हैं। और आपको ये जो संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है एट्रियल साइफन या एक्सेलेंट अपर्चर भी, या एक्सेलेंट साइफन भी कहा जाता है इस एरिया को, पूरे इस नलिकाकार भाग को। उसके अलावा आपको दिख रहा है कि जो ब्रेंकियल साइफन है इसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेंकियल अपर्चर। क्या कहा जाता है, ब्रेंकियल अपर्चर या इनहेलेंट अपर्चर। और ध्यान से सुनिएगा, जो एट्रियल साइफन है इसके ऊपर भी एक छिद्र पाया जाता है, जिसको एट्रियल अपर्चर या एक्सेलेंट अपर्चर भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो छिद्र है ये मुख की तरह काम करेगा। अगर अपने से तुलना करें, मनुष्य से तुलना करें, तो इसके अंदर ये जो छिद्र है ये मुख की तरह काम करता है, और ये छिद्र एक तरीके से यूँ कह सकते हैं अवस्कर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, क्लोएका या अवस्कर की तरह काम करता है। कौन सा छिद्र, एट्रियल अपर्चर। तो अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इन दोनों छिद्रों का काम क्या है। अगर नहीं समझे तो मैं फिर वापस एक बार आपको बता देता हूँ अब इनका कार्य क्या है। देखिएगा कि ये जल के अंदर रहने वाला जंतु है, तो जल के अंदर जल रहता है, तो इसका मतलब इसके जीवन का मुख्य आधार जल होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर लेगा तो जल से लेगा, ये अगर भोजन लेगा तो जल से लेगा, यदि कोई उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना है तो जल के साथ बाहर निकालेगा, यदि CO2 को बाहर निकालना है तो जल के साथ क्या करता है, ये बाहर निकालता है। शुक्राणु या अंडाणु को या जाइगोट को बाहर निकालना है तो किसकी सहायता से निकालता है, जल की सहायता से निकालता है। तो इसका मतलब जल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जल इसके शरीर में प्रवेश करना चाहिए और जल इसके शरीर से बाहर निकलना चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर साइकोन पढ़ा था, साइकोन के अंदर आपने देखा था कि उसके शरीर में ओस्टिया से जल अंदर प्रवेश करता है और ओस्कुलम से जल क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो वैसा ही ठीक यहाँ पर भी सिस्टम है, वैसा ही है, सेम साइकोन की तरह नहीं है, साइकोन के जैसा सा सिस्टम है यहाँ पर, कि यहाँ पर जिस छिद्र से जल प्रवेश करता है उसको ब्रेंकियल अपर्चर कहते हैं, और ब्रेंकियल अपर्चर जिसके अंदर खुलता है उसको ब्रेंकियल साइफन कहते हैं, और जिस छिद्र से जल बाहर निकलता है उसको एट्रियल अपर्चर कहते हैं, और एट्रियल अपर्चर किसके साथ जुड़ा रहता है, एट्रियल साइफन से। अब देखिएगा स्टूडेंट, जल यहाँ से प्रवेश करेगा, इस अपर्चर में आएगा, अपर्चर से साइफन में आएगा, साइफन से आगे फिर कैसे होता है उसको अपने आगे डिटेल में बात करेंगे। इसका मतलब शरीर के अंदर जल घुस गया, घुसने के बाद में क्या होता है, ये जल जो है वो एट्रियल साइफन में आ जाता है, और एट्रियल साइफन से आते हुए एट्रियल अपर्चर शरीर से बाहर। अब जो जल अंदर प्रवेश कर रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ है, और जो जल यहाँ से बाहर निकल रहा है उसके अंदर क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ होंगे, CO2 होगी, शुक्राणु अंडाणु भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपको दोनों साइफन और दोनों अपर्चर का काम समझ में आ गया होगा। उसके अलावा देखिए, ये इसकी जिधर ब्रेंकियल अपर्चर होता है वो इसकी एंटीरियर एंड होता है, जिधर इसका एट्रियल अपर्चर होता है उधर इसका डोर्सल एंड होता है, ये इसका वेंट्रल पोजीशन है, ये इसकी कौन सी है, पोस्टीरियर पोजीशन है। अब देखो स्टूडेंट, आगे अगर हम बात करें, ये शरीर के अंदर जो ये बाहर चोल या टेस्ट हो गया पूरा, और चोल या टेस्ट के अंदर इसके बॉडी के पार्ट्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो स्थित रहते हैं। तो इसकी बॉडी वास्तव में इतनी सी आपको दिखे, जो मैंने डॉटेड लाइन से मैं ये सारी क्या इसकी बॉडी है। उसके बाद में इसके अंदर गति के लिए एक फुट पाया जाता है, जो कि मस्कुलर फुट होता है, यानी पेशीय पाँव होता है, जो आपको दिख रहा है। ये पेशीय पाँव इसको आपको पता है चलने में सहायक होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चिपके रहते हैं, जैसे कई कवच के टुकड़े हैं, कोई मृत जंतु के कोई पार्ट है, वो उसके क्या चिपक जाते हैं। चिपकने से ये जो फुट है ये गंदा मटमैला सा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो संरचना आज अभी हम देखिए, ये किसकी है, हर्डमानिया की संरचना है। कल अपने इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके देखना शुरू करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हर्डमानिया क्या है, हर्डमानिया को यूरोकोर्डेट में क्यों रखा है, और हर्डमानिया को ट्यूनिकेट क्यों कहा गया है, ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गए, और साथ में उसको समुद्री पिचकारी क्यों कहा गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।